हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुग़ल इतिहास का, जिसमें हम कवर करेंगे अकबर के बारे में। बाकी जो हमारी मध्यकालीन भारत की सीरीज़ चल रही थी उसमें से जो हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं वो हैं अरबों का आक्रमण, तुर्की आक्रमण, दिल्ली सल्तनत के काल हमने कवर किए, ठीक है। तुगलक वंश हो गया, बाकी दिल्ली सल्तनत के काल कवर किए। अब हमारा चल रहा है मुगल वंश। प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको अलग से हमारे एग्जाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 ईस्वी। तो देखिए, सबसे पहले मुगल साम्राज्य का हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सभी राजाओं के बारे में, फिर हम करेंगे अकबर के बारे में। मुगल वंश मध्यकालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य था। इनका जो शासनकाल था वो काफ़ी लंबे समय तक चला, 1526 से 1857 ईस्वी तक चला। उसके बाद तो फिर अंग्रेजों का ही शासनकाल आया। यह भारत का अंतिम राजवंश था जिसने भारत के इतने बड़े भूभाग पर शासन किया था। मुगल साम्राज्य एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था जो 1526 ईस्वी में शुरू हुआ। इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य कैसा था वो भी हम बताएंगे। मुगलों की राजधानी देखिए, इसकी जो राजधानियाँ कैसे कैसे चेंज होती गई। आगरा थी 1526 से 1571 ईस्वी। उसके बाद फिर दोबारा फतेहपुर सीकरी हुई 1571 से 1585। फिर लाहौर 1585 से 1598। फिर आगरा 1598 से 1648। लास्ट में दिल्ली रही 1648 से 1857। भाषाएं जो मुगलों की थी वो फारसी भाषा थी, बाद में भारतीय भी हो गई थी हिंदी, जो इसे हम कहते हैं, क्योंकि इनका शासनकाल इतने लंबे तक चला था जिस कारण इनकी जो भाषाएं थी वो फारसी और हिंदी थी। तो मुगल राजवंश देखिए जैसे जैसे चला था, ये उन्हीं का पूरा इतिहास काल है। तो जिसमें से जो हमने कवर कर चुके हैं, बाबर और हुमायूं, ये हमारा कवर हो चुका है। 1526 से 1530, ठीक है, शासनकाल रहा बाबर का। 1530 से 1540 हुमायूं का रहा। फिर उसके बाद जलालुद्दीन अकबर, यानी 1556 से 1605 इनका शासनकाल आया। इनके जो शासनकाल थे वो दो थे, तो उसमें हमने अच्छे से बताया था कि इनका शासनकाल कैसे था। ये 1530 से 1540 एक ही शासनकाल इनका था, एक 1555 से 1556 इसमें इनका शासनकाल था हुमायूं का। उसके बाद अकबर का शासनकाल आया। फिर मोहम्मद जहांगीर का शासनकाल आया 1605 से 1627 ईस्वी। इसके बाद 1628 से 1658 ईस्वी शाहजहाँ का शासनकाल था, 1658 से 1707 अकबर का। तो इनके बेटे जो थे वो देख लीजिए, हुमायूं, बाबर के बेटे हुमायूं, कामरान, हिंदाल अस्करी, गुलबदन बेगम जो इनकी बेटी थी। उसके बाद यही हुमायूं अगला शासक बना। जलालुद्दीन अकबर इनका और मिर्जा हाकिम बेटा था, तो जलालुद्दीन अकबर अगला शासक बना। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, मुराद दानियाल, ये अकबर के बेटे थे, तो जहांगीर जो है वो अगला शासक बना। जिसके बेटे थे, जहांगीर के बेटे थे खुसरो, परवेज, शाहजहां और शहरयार, तो शाहजहां अगला शासक बना। इसके बेटे थे दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद, तो औरंगजेब अगला शासक बना। औरंगजेब के थे बेटे मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह, काम बख्श, मोहम्मद आजम, ठीक है। तो उसके बाद जो शासनकाल देखिए और भी आए। पूरा मुगल इतिहास जो है हम अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें जो हमने बाबर हुमायूं कवर किया है, आज हम करेंगे अकबर के बारे में। बाकी उन सभी राजाओं का इंपॉर्टेंट है, इनके कौन कौन से शासक हुए। बहादुर शाह प्रथम हुआ औरंगजेब के बाद, फिर जहादार शाह हुआ, ये इनके सन है, आप देखते जाइए। फिर फरुख शेर हुआ, रफीक उल जल्लत 1719 में, ये देखिए 3 शासक हुए छोटे छोटे टाइम के लिए। मोहम्मद शाह भी हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए अहमद शाह बहादुर हुआ। ये तब ऐसे इनका शासनकाल चलता रहा छोटा छोटा। फिर 1857 में जाके जब मुगल सल्तनत है बिल्कुल समाप्त हो गया। उसके बाद आलम द्वितीय 1754 से 1758। फिर 1759 से 1760 शाहजहां तृतीय। फिर 1760 से 1806 शाह आलम द्वितीय। फिर 1806 से 1837 मिर्जा अकबर। फिर 1837 से 1857 बहादुर शाह द्वितीय, जिसे अंग्रेज आए और उसे रंगून भेज के मुगल सल्तनत को समाप्त कर दिया। अब हम देखते हैं आगे, अपने वीडियो को कंटिन्यू हम आगे करेंगे। तो आगे देखिए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, यहीं से हमारा जो है अकबर के बारे में स्टार्ट है।
वीडियो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इनका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो अकबर का शासनकाल है। तो सबसे पहले देखिए शासनकाल 1566 से 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर मुगल वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है, द ग्रेट अकबर इसीलिए इसे कहा गया है। उसका शासनकाल मुगल साम्राज्य का स्थिरीकरण के रूप में जाना जाता है, यानी कुछ ज़्यादा उथल पुथल नहीं था इसके शासनकाल में, एक स्थिरीकरण था। यह पहला मुगल शासक था जिसने दक्षिण अभियान छेड़ा था। अकबर पहला मुगल शासक था। दक्षिण अभियान के बाद अकबर ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रारंभिक जीवन में देखिए अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो के गर्भ से अमरकोट, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, राणा वीरसाल के महल में हुआ। देखिए ठीक है, ध्यान से देखिए कब कब हुआ। 1542 में जन्म हुआ, हमीदा बानो या इसकी माँ हो गई, ठीक है। अमरकोट जगह सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में है, राणा वीरसाल के महल में हुआ। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बचपन में उसे 1551 में गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया। अब हम देखते हैं आगे। तो आगे देखिए, आगे उसे बाद में लाहौर का सूबेदार बनाया गया। अकबर का राज्याभिषेक कलानौर, गुरदासपुर, पंजाब नामक स्थान पे 1556 को बैरम खां की देखरेख में मिर्जा अबुल कासिम ने किया था। अकबर का राज्याभिषेक अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है, इसका पूरा नाम था। तो बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से ये सिंहासन पर बैठा था। कहाँ? इसे पहले ये कहाँ पे था? लाहौर का सूबेदार था। तो अगर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसा बन जाता है कि उसका जब राज्य अभिषेक हुआ तो उससे पहले वह कहाँ का सूबेदार था? तो वो लाहौर का सूबेदार था। और इसके अलावा बचपन में पूछा जाए, सबसे पहले उसे अगर किसी चीज़ की कमान मिली थी किसी जगह की, तो उसे गजनी की मिली थी। गजनी एक जगह जो कि प्रेजेंट में अफगानिस्तान में है, तो वहाँ का वो सूबेदार नियुक्त हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन जो छोटे छोटे पुट करके बनते हैं एग्जाम में। अकबर ने शहनशाह की उपाधि धारण की। अकबर खां, ठीक है, जो अकबर था तो उसका जो प्रधानमंत्री था वो था बैरम खां। अकबर ने जिले इलाही की भी उपाधि धारण की थी। तो ये बैरम खां था जो कि अकबर का प्रधानमंत्री था। आगे देखिए अब पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो पानीपत की जो लड़ाइयाँ हैं तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तीनों इम्पोर्टेंट है। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, तीनों इम्पोर्टेंट है। पहले दूसरी देख लेते हैं क्योंकि अकबर से रिलेटेड है, और पहली फिर उसके बाद तीसरी भी देखेंगे। पहली तो मैंने आपको कवर करवाया ही है, जब हमने इब्राहिम लोदी वंश किया था तो उसमें आपको करवाया था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी, हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना ये थी और बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना थी। तो इनके बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई, हेमू और अकबर के बीच में। तो ये हेमू था और इधर जो अकबर का सेना का नेतृत्व किया था वो था बैरम खां। तो आपको बताया उसका प्रधानमंत्री भी था वो। तो पानीपत की पहले लड़ाइयाँ देख लेते हैं। ये जो आपके लिए निशान लगा है इसका मतलब ये हुआ कि ये विजयी रहा था, अकबर विजयी रहा था और हेमू पराजित रहा था। तो ये थी पानीपत की लड़ाई। पहली और तीसरी लड़ाई के देखिए। पहली जो हुई थी 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। आपको बताया था इसी तरह से ही बाबर का जब हमने करवाया था उसमें आपको बताया था, बाबर का जब आपको करवाया उसमें भी बताया था पानीपत की लड़ाई। और जो हमने इब्राहिम लोदी का शासनकाल किया था, लोदी वंश, उसमें भी आपको बताया था। तो जब बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया, इब्राहिम लोदी जब पराजित हुआ तो बस उसी से भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई। तीसरी लड़ाई 4 जनवरी 1761 को, तो ये हुई थी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, और इसमें जो जीत हुई थी वो अब्दाली की, अंग्रेज शक्ति के रूप में इसमें उभरे थे। तो ये था पानीपत की लड़ाइयों के बारे में, पहली, तीसरी और दूसरी सभी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अकबर का साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया। साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर का पहला आक्रमण जो हुआ था
वो आदम खां के नेतृत्व में 1561 में मालवा पर हुआ था। मालवा की जो राजधानी थी वो थी सारंगपुर थी। तो पहला आक्रमण इसने इस प्रकार किया था अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। इस युद्ध में अकबर जीता और मोहम्मद खां को मालवा का नया सूबेदार बनाया गया। उसके बाद आमेर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा भारमल ने राजपूत शासकों में सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। जो राजपूत थे उसमें सबसे पहले राजा भारमल ही था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। भारमल ने अपनी पुत्री हरखा भाई का विवाह अकबर से किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे मेवाड़ 1567 में अकबर ने खुद मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ का भी अभियान किया। तो अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस युद्ध में उदय सिंह की पराजय हुई थी। मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर 1570 में, तो इनके राजाओं ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार की। जैसे कि मारवाड़ के थे चंद्रसेन, बीकानेर के थे कल्याणमल और जैसलमेर के थे हर राय। तो सभी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। गुजरात विजय, तो ये बड़ी विजय मानी जाती है क्योंकि इस विजय के बाद ही अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। अकबर के गुजरात विजय के समय सुल्तान मुजफ्फर शांतिऋत्र यहाँ का शासक था। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में सिकरी का जो नाम था वो फतेहपुर सिकरी किया था। ये इम्पोर्टेंट है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सिकरी का नाम फतेह सिकरी किया था और बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाया था। वो हम आगे देखते हैं। 1602 में राजधानी फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाया था। गुजरात विजय के बाद राजा टोडरमल को साम्राज्य की लगान मिली थी। उसके बाद आगे देखिए काबुल 1581। अकबर के काबुल अभियान के समय काबुल का जो शासक था हकीम मिर्ज़ा था, जो अकबर ने काबुल पर आक्रमण किया। काबुल विजय के पश्चात अकबर ने हकीम मिर्ज़ा को हटाकर उसकी बहन बख्तुन्निसा बेगम को यहाँ का सूबेदार बनाया। जब हकीम मिर्ज़ा की मृत्यु हो गई उसके बाद जो काबुल को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया गया और मान सिंह को वहाँ का सूबेदार बनाया गया। ठीक है, अफगानिस्तान में ये भी जगह है काबुल। अब आगे देखिए अकबर का दक्षिण भारत का अभियान। तो रीज़न क्या था दक्षिण भारत में पहुंचना, वो देखिए। तो अकबर का जो उद्देश्य था एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना, पुर्तगालियों को समुद्र तक वापस धकेलना। पुर्तगाली धीरे धीरे आ रहे थे तो उनको भी वापस धकेलना, ये भी लक्ष्य था। और एक अखिल साम्राज्य की स्थापना करना था, अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना था। अकबर के समकालीन दक्षिण भारत के जो 4 राज्य थे खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, तो इसमें से ये जो 3 क्यों शासक थे इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। अकेला खानदेश था जिसने इसे स्वीकार किया। और खानदेश दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता था। 1551 में खानदेश के शासक अली खान ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, बाकी तीनों ने मना कर दिया था। तो कुछ ऐसा रहा अकबर का दक्षिण भारत का अभियान। आगे देखिए हल्दी घाटी युद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है। हल्दी घाटी युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है अकबर का। तो ध्यान से देखिए, एक पिक्चर की सहायता से आपको इसमें करवाया गया है। देखिए सबसे पहले हल्दी घाटी का युद्ध, इसमें जो सेना का नेतृत्व किसने किसने किया वो देखिए। सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था, अकबर की सेना का नेतृत्व। और महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया था हकीम का सूरी ने। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। सेना का नेतृत्व इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मान सिंह और आसफ खान ने किया था अकबर की सेना का, और राणा प्रताप के का किया था हकीम खान सूरी ने। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मेन जो उद्देश्य था वह महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, जिसमें महाराणा प्रताप ने इसे ठुकरा दिया था। इसीलिए अकबर ने महाराणा प्रताप के हाथों से संदेश भी भिजवाया था, जिसे महाराणा प्रताप ने ठुकरा दिया। सबसे पहले जो संदेश भिजवाया जलाल खां के हाथों भिजवाया 1572 में, फिर मान सिंह के हाथों भिजवाया 1573 में, फिर भगवान दास के हाथों भिजवाया। तो ये संदेश भिजवाते थे कि हाँ आप हमारे अधीन हो जाओ, लेकिन महाराणा प्रताप ने मना कर दिया था 1573 में। टोडरमल ने 1573 ईस्वी में, जिस कारण हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यही मेन कारण था। विजयी चाहे अकबर रहा था, लेकिन
अकबर को भी ये चीज़ पता लग गई थी कि हाँ वो किसी योद्धा से टकराया है। महाराणा प्रताप के बारे में खुद वो इनकी वीरता को बयान किया है कि हाँ वो किसी एक ऐसा योद्धे से टकराया था। अब हम आगे देखते हैं अकबर की राजपूत नीति। तो ये देखिए क्या था अकबर का, इसका क्या उद्देश्य था। अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौतों की नीति पर आधारित थी। अकबर की राजपूत नीति के मुख्य कुछ तत्व थे। देखिए, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया उसने, राजपूत रियासतों को पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता व सुरक्षा दिया। स्पेशल जो राजपूत रियासतें थी, राजपूत प्रमुखों की मनसबदारी की तथा गवर्नरों के रूप में नियुक्ति की। मनसबदारी प्रथा ये थी कि ये अकबर के शासनकाल में शुरू की गई थी कि लोगों को पदों के द्वारा ऊपर फिर उसके नीचे रैंक दिए जाते थे। ठीक है, जो उनके पदों पे बैठे थे सभी, तो उनको कुछ रैंक दिए जाते थे। मनसबदारी प्रथा ये थी। अकबर ने अपनी राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप 1562 में दास प्रथा को खत्म किया। राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप ही 1563 ईस्वी में इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर है क्या, यह आपको मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ जब से हमने मध्यकालीन भारत इतिहास किया है। जजिया कर समझ लीजिए एक अतिरिक्त कर था जो कि गैर मुस्लिम थे। मुस्लिम जो नहीं थे उसको हटा के सभी धर्मों पर जजिया कर लगता था। ये एक अतिरिक्त कर था, ठीक है, जिसे धार्मिक कर भी आप कह सकते हैं। उसे बोला जाता था जजिया कर। तो इसे हटाया गया 1564 में, फिर लगाया गया था, फिर हटाया गया। तो उसको हम आगे देखेंगे कैसे कैसे हुआ था। अकबर की धार्मिक नीति कैसे थी। इसने इबादत खाने की स्थापना की 1575 ईस्वी में। इबादत खाने जिसे कहा जाता है प्रार्थना भवन, तो इसने इसकी स्थापना की फतेहपुर सीकरी में। मजहर की स्थापना की इसने 1579 में। अकबर ने मजहर की स्थापना की। तो मजहर क्या था, देखिए, अकबर ने मजहर की कल्पना के द्वारा ये अधिकार प्राप्त था, यदि किसी धार्मिक विषय पर धार्मिक गुरुओं के बीच में कोई मतभेद होता है तो जो अंतिम व्याख्या होगी वो उसका जो अधिकार होगा वो शासन के पास रहेगा। एक किसी बात पे दो धार्मिक गुरुओं के बीच में अगर कोई मतभेद होता है तो जो शासन कहेगा वो माना जाएगा। तो वो अंतिम व्याख्या का अधिकार राजा के पास था। अकबर ने खुद को अमीरुल मोमिनीन भी कहा। मजहर का जो प्रारूप था वो तैयार किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो शेख मुबारक ने तैयार किया था। आगे दीन इलाही बहुत इंपॉर्टेंट है। दीन इलाही, अकबर एक ऐसा शासक हुआ जिसने एक अलग धर्म को ही अपना एक नया धर्म ही इसने बना दिया था, एक संप्रदाय बना दिया था। तो ये कैसा था, अकबर जो था वो मतलब ऐसा शासक था कि वो सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसने उस चीज़ को उठाया और कंबाइन किया और एक नया धर्म या एक नया संप्रदाय बनाया, वो था दीन इलाही। ठीक है, सभी धर्मों से की अच्छे अच्छे विचारों को उसने अपनाया। दीन इलाही सीधी की बात है, अकबर के धार्मिक विचारों की एक नई दिशा थी। तो दीन इलाही 1582 अकबर ने 1582 में तौहीर इलाही या दीन इलाही की स्थापना की। दीन आएगा दाको बड़े इन, जिसका जो अर्थ था देवी अकेशवाद। दीन इलाही के अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को शामिल कर सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। इस मार्ग पे आने वाले का जो दिन निश्चित था वो इतवार का दिन था। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका प्रधान पुरोहित था। हिंदुओं में केवल बीरबल ही ऐसा था जिसने इसे स्वीकार किया था। बुद्धिमान था, इनके 9 रत्नों में से एक था। जी, बीरबल का अन्य नाम महेश दास था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अनुयायी की कुल संख्या केवल 18 ही थी। ये इसकी एक फ्लॉप योजना हम कह सकते हैं दीन इलाही, ठीक है, जो कि इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। अब हम आगे देखते हैं अकबर की अन्य धर्मों के प्रति नीति। अकबर ने सर्वप्रथम हिंदू मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उसके सिक्कों पर सीताराम का चित्रण और सिया राम लिखा रहता था। अकबर के सिक्कों पर 1583 में से पूर्व जो सिक्के थे अकबर के, उसकी मुद्राओं पे कलमा व खलीफा का विवरण होता था, लेकिन बाद में सीताराम और सिया राम लिखा रहता था। ये देखिए कलमा और ये ऐसे कुछ चित्र, ये तो अकबर के चित्र जो थे सिक्के थे।
अकबर ने गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। अकबर ने, अब यहाँ पे है जजिया कर, अकबर ने 1564 में जजिया कर को हटाया, 1575 में वापस जजिया कर लगाया और 1579 में इसे अंतिम रूप से ख़त्म कर दिया था। तो जजिया कर को अकबर ने ख़त्म कर दिया था 1579 ईस्वी में जाके। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसे 1 नंबर के क्वेश्चन आपके बनने तय हैं जो कि एग्ज़ाम में बनेंगे। दास प्रथा की समाप्ति 1582 ईस्वी में अकबर ने की। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 में। मनसबदारी व्यवस्था जैसे रैंक निर्धारित थे 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1564 ईस्वी में। घोड़े दागने की प्रथा 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। दीने इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में। इलाही संवत की स्थापना 1583 ईस्वी में। राजधानी लाहौर तो ये 1585 ईस्वी में स्थानांतरित की। तो ये अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, तो ये देखिए कैसा रहा हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। अकबर का हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई। अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, ग्रीक इत्यादि भाषाओं की रचनाओं का फारसी में अनुवाद किया गया। जबकि जो अकबर था वो एक अनपढ़ व्यक्ति था, ठीक है, तभी उसने इन सभी चीज़ों पे एक महत्व दिया। अकबर के शासनकाल में अनुवादित पुस्तकें रही जो कि फ़ारसी में हुई, क्योंकि फ़ारसी मुग़लों की मेन भाषा थी। तो वो हम देखते हैं। महाभारत, तो महाभारत का शेख सुल्तान ने अनुवाद किया, जिसे युद्धों की पुस्तक कहते हैं। इसका नाम था रजम नामा। उसके बाद देखते हैं रामायण, तो इसके जो लेखक थे वह बदायूनी थे रामायण के। अब आगे देखिए, आगे अगली पुस्तक अबुल फजल अनवरे सादात। तो अबुल फजल ने, अनवरे सादात और हुसैन फैजी ने यारे दानिश, तो जो पंचतंत्र है उस पुस्तक को इस प्रकार अनुवादित किया गया था। अबुल फजल ने, अनवरे सादात और हुसैन फैजी ने यारे दानिश, इस पुस्तक के नाम इन्होंने ऐसे रखे थे। लीलावती, तो राजकवि फैजी ने इसका फारसी में अनुवाद किया। अबू फजल ने कालिविया दमन, तो इसका अनुवाद किया था। अब आगे देखिए, अकबर के दरबार के 9 रत्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर के दरबार के 9 रत्न कौन कौन थे? 4 ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं आपके। तो देखिए, सबसे पहले सबसे विद्वान बीरबल था। राजा मानसिंह, ये भी 9 रत्न में थे। हकीम हुमाम, मुल्ला दो प्याजा, रहीम दास, टोडरमल, तानसेन और अबू फजल, तो ये अकबर के 9 रत्न थे। अकबर के 9 रत्न के बारे में एक एक करके आप देखिए। अब सबसे पहले मानसिंह, आमेर के राजा भारमल के पुत्र और भगवान दास के पुत्र मानसिंह अकबर के सेनापति थे। ये हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, जो कि अकबर विजयी भी रहा था। तो मानसिंह, राजा मानसिंह। उसके बाद टोडरमल, ये प्रसिद्ध भूमि सुधारकारी थे। 1582 ईस्वी में ये भी प्रधानमंत्री बने थे। बाकी बैरम खां भी प्रधानमंत्री थे अकबर के। बीरबल, तो नवरत्न में सबसे बुद्धिमान बीरबल थे। बचपन का नाम महेशदास था। उपाधि इनकी थी कविराज और राजा। तो यही थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। बीरबल जो कि सबसे बुद्धिमान थे इनके 9 रत्नों में। आगे अकबर के दरबार के जो 9 रत्न थे, अबू फजल, तो सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे अबू फजल। प्रसिद्ध रचना इनकी है अकबरनामा, ठीक है, यहाँ पे अकबरनामा आएगा, अखबारनामा लिखा हुआ है। अकबरनामा और आईने अकबरी, दीन इलाही धर्म का पुरोहित इन्हें माना जाता है। आगे मिर्जा तानसेन, तो ये ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। असली नाम था रामतनु पांडे। इनके जो गुरु थे वो थे स्वामी हरिदास। संगीत कला में बहुत निपुण थे तानसेन। इनकी उपाधि कंठ भरवाणी, तो इनकी उपाधि थी, और उपनाम था संगीत सम्राट, ठीक है, इनका ये उपनाम इनको दिया गया था। मिर्जा तानसेन थे, तो ये भी अकबर के 9 रत्नों में से थे। अब्दुर रहीम, अन्य नाम था रहीम दास, बैरम खां के पुत्र थे। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद तो इन्होंने किया था।
उपाधि खाने खाना इनकी उपाधि थी। फैज़ी अबूज़ तो श्रीमद् भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था फैज़ी अबूज़ ने। हकीम हुमाम मित्र व सलाहकार थे। ये पाठशाला तथा रसोई घर का प्रधान इनको नियुक्त किया गया था हकीम हुमाम को। मुल्ला दो प्याजा तो ये अकबर के सलाहकार थे। तो ये थे अकबर के 9 रत्न। आगे अकबर कालीन स्थापत्य कला। अकबर ने किन किन चीज़ों का निर्माण कहाँ कहाँ करवाया। जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में, दीवाने आम और दीवाने खास आगरा में, ठीक है, आगरा में, आगरा किला तो वहाँ पे ये सब चीज़ों का निर्माण हुआ है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। तो एक किला है आगरा का लाल किला, तो जो आगरा का लाल किला तो वो करवाया था इसका निर्माण अकबर ने, बाकी जो दिल्ली का वो तो शाहजहाँ ने करवाया ही था। शाही महल तो फतेहपुर सीकरी। तो इन सब कुछ जो इम्पोर्टेंट जो है निर्माण है वो अकबर ने करवाए थे। आगे समकालीन विदेशी शासक में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ जिसका शासनकाल रहा 1558 से 1603। तो ये समकालीन जो राजा अकबर थे वो इनकी थी, जिसने जब दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की राजधानी एलिजाबेथ ही थी। अकबर की मृत्यु हुई 1605 में। जहांगीर ने अकबर का जो मकबरा है वो आगरा में बनवाया। आगे देखिए अकबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था, जबकि जो अकबर है बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति था। अकबर द्वारा पहली बार समुद्र दर्शन और पहली बार पुर्तगाली व्यापारियों से भेंट गुजरात अभियान के दौरान हुई थी। सबसे पहले इसने समुद्र है वो उसी टाइम देखा था गुजरात विजय के बाद। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बेजू बाबरा थे। अकबर के शासन प्रणाली की मुख्य व्यवस्था मनसबदारी प्रथा थी, जिसमें रैंक निर्धारित किए गए थे ऊपर से नीचे तक, तो वो थी मनसबदारी प्रथा। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था, ये इंपॉर्टेंट है। अकबर नक्काड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अकबर ने वेश्याओं के लिए शैतानपुर नामक नगर की स्थापना की। अकबर का जो अंतिम अभियान था वो 1601 में असीरगढ़ का किला था। तो यह है हमारा मुग़ल इतिहास, जिसमें जो हमने आज कवर किया वो था अकबर के बारे में। वीडियो कैसी लगी इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।